अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक कहानी राक्षस। दुनिया की छोटी छोटी रवायात जिनको हम लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, बाज औकात ऐसे गुल खिलाती हैं कि दुनिया मबहूत हो जाती है। मेरी आ बीती भी एक राज की हामिल है। जब मैंने होश संभाला तो घर में हम दो बहन भाई थे और एक हमारी बेवा खाला। मेरे वालिदैन फौत हो चुके थे, इसलिए खाला ने मेरी परवरिश की थी। मेरा वतन झंग है। हीर के मकबरे के करीब मौजा मुरियाद यानी में हमारा मकान था और हमारी हवेली गांव के आखिरी सिरे पर एक वीराने में वाक़ थी। यह हवेली किसी पुराने जमाने की बनी हुई किला नुमा इमारत थी जो इतनी वसी थी कि इसमें एक अच्छा खासा गांव आबाद हो सकता था। इससे किसी जमाने में हमारे आबा व अजदाद ने गांव फतह करके हासिल किया था। इसके एक हिस्सा में हम लोग रहते थे और दूसरे में मवेशी और इनके रखवाले वगैरह, बाकी तमाम खाली पड़ी थी। हमारे अहाते के एक कोने में जब बबोल के दरख्तों में घिरा था पंडित दीनानाथ रहते थे। ये मेरे दादा के वक्त के बूढ़े कारिंदा थे। भाईजान जो मुझसे 18 साल बड़े थे, तन्हाई पसंद और गोशा नशीन थे। हवेली के बाला खाने पर शोरगुल से दूर बिल्कुल सुनसान जगह इनका कमरा था, जहां वो दिन रात पड़े रहते थे। किसी से उनका मेल जोल ना था। हमारा ये मुख्तसर सा कुंबा इस गैर आबाद हवेली के सकूत और नहूसत को दूर करने की ताकत न रखता था। हर तरफ शहर खामोशा का नक्शा दिखाई देता। एक तवील अरसा तक मुरम्मत ना होने की वजह से हवेली की हालत बहुत खराब हो रही थी। कई जगह से जीने और महताबियां बिल्कुल शकिस्ता हो चुकी थीं। फसीलों पर जा बजा काही जमी हुई थी। तमाम छतों पर एक खारदार बूटी बकसरत फैली थी। वीरान कमरों में प्लस्तर गिरने से कूड़ा करकट के अंबार लगे थे। छतों में जा बजा अबाबीलों के घोंसले और भीड़ों के छत्ते नजर आते थे। बड़े बड़े तनावर दरख्तों ने अक्सर कमरों को बिल्कुल तीरा उतार बना रखा था। सिर्फ वही चंद कमरे अच्छी हालत में थे जो हम लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। हमारी कोई लंबी चौड़ी बरादरी भी ना थी कि कभी इस कैद तन्हाई से निजात मिलती। सिर्फ मेरे एक चचा थे जो हमारे गांव से 8 मील के फासले पर अपनी जागीर में रहते थे। इनकी बीवी भी फौत हो चुकी थी। सिर्फ अरशद और अजीज 2 लड़के थे जो तालीम हासिल करने वलायत गए हुए थे। उनके बड़े लड़के अरशद से मैं मंसूब थी। मैं 8 साल की बच्ची थी। इस वीराने में जहां दरो दीवार से हसरत और उदासी बरसती थी, मेरी तबीयत बहुत घबराया करती। अगर पंडित जी का मकान करीब ना होता तो यकीनन ऐसे माहौल में मेरी जिंदगी दुश्वार हो जाती। पंडित जी का कुंबा भी बिल्कुल मुख्तसर था। एक तो खुद पंडित जी थे, दूसरी उनकी दायमुल मर्ज बीवी और एक लड़की कमला जो मुझसे 5 साल बड़ी थी। मुझे कमला से बड़ी मोहब्बत थी और मैं अक्सर उसके घर खेलने जाया करती थी। दोपहर के वक्त जब कमला की माँ आराम करती और पंडित जी बाहर काम पर होते तो मैं और कमला मिट्टी के घरौंदे बनाकर खेला करती। या पंडित जी के ठाकुर दवारे में जहां कई मूर्तियां रखी थीं, एक बड़े कद्देआवर बुत को पगड़ी बनाकर अपना दुल्हा बनाती और उसके दाएं बाएं खड़े होकर वो गीत गाया करती जो कलंदर कौम के फकीर हमारे इलाके में गाकर भीख मांगा करते थे। बाला खाने की सीढ़ियों के करीब एक भारी और फराक कुआं था। हम दोनों अमूमन इस कुएं पर जाती और उसमें ऊंची आवाज से पुकारती, जिसके जवाब में हमें इसी तरह की आवाज सुनाई देती और हम बहुत खुश होती। भाईजान हमें इस कुएं पर जाने से मना किया करते और डराया करते कि इस कुएं में भूत रहते हैं। खाला जान भी मुझे इस कुएं पर जाने से रोका करती। वो कहा करती थी कि यहाँ पहले एक चबूतरा था। भाईजान को किसी जरिए से इस जगह कुएं की मौजूदगी का इल्म हो गया। मैं उस वक्त छोटी थी। चुनाचे उन्होंने इस कुएं को, जो कई सदियों से बंद पड़ा था, खोलकर असरे नौ मुरम्मत करा दिया। उसी साल मेरी माँ इस कुएं पर किसी भूत से डरकर बीमार हुई और दूसरे दिन जाँ बहक हो गई। अगरचे हम ये सब बातें गौर से सुन लिया करती थी, मगर वहां जाने से बाज ना आती, क्योंकि इस कुएं से कुछ उनसा हो गया था। चंद साल तक मैं इसी तरह बेसरो सामानी से खंडरों की दुनिया में परवरिश पाती रही। आखिर जमाने के इनकलाब ने मुझे कुछ से कुछ बना दिया। यानी मैंने बचपन की मंजिल तय करके शबाब के जीने पर कदम रखा। कमला मुझसे 5 साल बड़ी थी। उस वक्त वो ऐन आलमे शबाब में थी और बागे हुस्न का एक नायाब फूल मालूम होती थी। इसका संदली रंग, नशीली अंखड़ियां और पैबस्ता अबरू इसकी शान हुस्न को दोबाला कर रहे थे। इसकी खूबसूरती दिलों को तड़पा देने वाली थी और हुस्न बेहद जाज़बियत रखता था। पंडित जी पुराने ख्याल के आदमी थे। जवान लड़कियों को घर बिठाना उनके नज़दीक महापाप था, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी कमला की शादी का बंदोबस्त कर लिया और तारीख मुकर्रर हो गई। शादी से एक दिन पेशतर कमला और इसके वालिदैन हस्बे मामूल सो रहे थे। आधी रात के करीब किसी ने कमला का शाना हिलाया। कमरे में मुकम्मल तारीकी थी। ताकचा पर रखी हुई लालटेन बुझ चुकी थी। कमला अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास करके खौफ से घबरा गई। या कयक किसी हाथ ने, जो बर्फ की तरह सर्द और लोहे की तरह सख्त था, एक पर्चा इसके हाथ में थमा दिया।
कमला लरज उठी। उसने ग्लूगिर आवाज से पंडित जी को पुकारा। दोनों मियाँ बीवी जाग उठे। पंडित जी ने तारीकी में टटोलते हुए दिया सलाई तलाश करके बत्ती जलाई तो लर्जा बरानम कमला ने उनसे ये वाक्य बयान करके पर्चा उनके हाथ में दे दिया। ये पर्चा पंडित जी के रजिस्टर से फाड़ा गया था और कोयले से इस पर चंद सतरें किसी मुर्दा जुबान में जो संस्कृत से मिलती जुलती थी लिखी गई थी। कमला सख्त मतवाहज थी, मगर इसके वालिदैन का ख्याल था कि कमला ने ख्वाब की हालत में कोई कागज उठा लिया है। रात को कमला की बारात थी। बड़े ठाठ से बारात के इस्तकबाल का सामान हो रहा था। आज दोपहर को हमारी हवेली में खूब रौनक थी। हमारे मर्दाना कमरे दुल्हन की तरह सजे हुए थे। बाहर छिड़काव से सौंधी मिट्टी की खुशबू आ रही थी। कमरे में बारात के लिए फूलों के तश्त भरे पड़े थे जिनसे इतर बीज लपटें आ रही थीं। खानों से जाफरान और केवड़े की महक उठ रही थी। गांव की नौखेज लड़कियां रंगीन लिबास पहने गा रही थीं। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि अपनी उम्र में पहली मर्तबा मैंने यह चहल पहल देखी थी। शाम के करीब बारात आई और रात गए तक बारात की खातिर तवाज़ु होती रही। मैं भी रात को देर से सोई। मुझे कमला की जुदाई का रूह फरसा ख्याल चारपाई पर माहिए बेआब की तरह तड़पाता रहा। अभी मेरी आंख झपकी ही थी कि मैं शोरगुल की आवाज से जाग उठी। रात भीगी हुई थी, सितारे झिलमिला रहे थे। गैस की रोशनी बदस्तूर जगमगा रही थी, मगर जो जगह थोड़ी देर पहले इशरत कदा थी अब मातम कदा बन रही थी। पंडित साहब के मकान से चीखों की दर्दनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। सब छोटे बड़े सरासीमगी से आता की तरफ भाग रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या मामला है। इतने में भाईजान मेरे पास से गुजरे। इनके बाल परेशान और चेहरा उतरा हुआ था। वो बदहवासी से भागे जा रहे थे। दालान में खाला जान खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, जरीना, कमला का शौहर कत्ल हो गया है और इसकी माँ भी कोई दम की मेहमान है। खाला जान की अल्फाज सुनकर मेरे दिल पर धक्का सा लगा और दौड़ती हुई कमला के घर गई। उसकी माँ वाकई जाँ बलब थी। उसकी नब्जें छूटी हुई थीं। एक डॉक्टर जो बारात के साथ आए हुए थे उसको बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इनका ख्याल था कि यह यकायक डर जाने का नतीजा है। पंडित जी पिछाड़े खा रहे थे। कमला बिल्कुल खामोश और सहमी हुई थी। वह बुत मालूम हो रही थी। सुबह सवेरे ही पंडित जी की बीवी चल बसी। बाहर लोगों का बहुत बड़ा हजूम था। पुलिस बयान लिख रही थी। दुल्हा की लाश का मुआयना किया गया। डॉक्टर के कौल के मुताबिक कातिल ने लोहे के दस्ताने पहनकर जुर्म का इर्तिकाब किया था। कई दिन तक पुलिस की तहकीकात जारी रही, मगर बावजूद इंतहाई तफ्तीश के कातिल का कोई सुराग न मिला। कमला की बेवगी को 1 साल गुजर गया। उसकी शौकी और शगुफ्तगी काफूर हो चुकी थी। वो अपना गम जाहिर ना करती थी, ताहम वो हर वक्त कुछ सोचती और सर्द आहें भरती रहती। उसका हुस्न मांद पड़ चुका था। मैं भी अब जवान हो चुकी थी। अरशद और अजीज भी वलायत से वापस आ गए थे। चचा जान मेरी शादी के लिए असरार करने लगे। खाला जान का ख्याल था कि हम दोनों भाई बहनों की एक ही वक्त में शादी हो, मगर भाईजान ने अपनी शादी से तो साफ इनकार कर दिया और मेरी शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। शादी से 4 दिन कबल मैं और कमला रात को देर तक जागती रही। हमारी बूढ़ी मामा हमें आधी रात तक कहानियां सुनाती रही, इसलिए मैं लेटते ही गाफिल हो गई। आखिर शब मैंने एक हौलनाक ख्वाब देखा। एक देव मेरे पलंग के करीब खड़ा मुझे एक पर्चा दे रहा था। मुझ पर यकलख्त दहशत सवार हो गई। बेख्तियार मेरी चीख निकल गई। आंखें खुली तो मैं पसीने में शराबूर थी। इधर उधर देखा, मगर कोई देव वगैरह दिखाई ना दिया। यकदम मेरी नजर सरहाने के करीब पड़े हुए एक कागज के पर्चे पर पड़ी। मेरे हाथ पांव सर्द हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमला ने जो चीख सुनकर बेदार हो गई थी मुझे संभाला। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो घर भर जाग रहा था। मैंने हवास बजा होने पर फिर उस पर्चा की तरफ तवज्जो की जो अभी तक बदस्तूर वहीं पड़ा था। वो पर्चा उठाकर मैंने भाईजान को दे दिया और ख्वाब भी कह सुनाया। उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से लेकर उलट पलट कर देखना शुरू किया। वो इस नागहानी वाकया से मुतवाहश नजर आती थी। उनकी पेशानी अरक आलूद हो रही थी। ये पर्चा भी किसी पुराने रजिस्टर से फटा हुआ मालूम होता था, जिस पर किसी गैर मारूफ जुबान में कोयले से चंद सतरें लिखी गई थीं। भाईजान पहले तो सरासीमगी और मायूसी की हालत में खड़े कुछ सोचते रहे, फिर चुपचाप बाहर निकल गए। सुबह को चचा जान बौखलाए हुए मेरे पास आए। इनके हमरा भाईजान भी थे। चचा जान ने मेरी जुबानी सब वाकया सुना और देर तक इस मामला पर बहस होती रही। उनका ख्याल था कि यह किसी दुश्मन की कारस्तानी है और शादी को रोकने के लिए इस तदबीर से नाजायज फायदा उठाया गया है। मगर भाईजान अपनी हिट पर कायम रहे और शादी कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। चंद दिन तक लोगों में चहमगोइयां होती रहीं। जब बात पुरानी हो गई और लोग इस तज़किरा को भूल गए तो बिल्कुल खुफिया तौर पर मेरा निकाह अरशद से हो गया। लेकिन तकदीर का लिखा ना टल सका और दूसरे दिन अरशद बिस्तर पर मुर्दा पाया गया। उसके गले पर भी कुछ ऐसे हाथ के निशानात थे जिस पर कोई लोहे का दस्ताना चढ़ा हुआ हो।
अरशद की जमा मर्गी का तमाम इलाके में शोर मच गया। ऐसा संगीन जुर्म और कातिल का बच निकलना पुलिस की बदनामी का बायस था। चुनाचे बड़े बड़े अफसर जाए वकुआ का मुआयना करने आए और कातिल का सुराग लगाया गया, मगर नतीजा खाक ना निकला और कमला के शौहर की तरह अरशद की मौत भी एक मुअम्मा बनकर रह गई। अरशद की मौत से मेरी जिंदगी तल्ख हो गई। भाईजान का दिल भी दुनिया से उचाट हो गया। पंडित जी को जो अपनी बीवी की मौत के बाद कुछ निढाल रहते थे, हमारे खानदान से दिली मोहब्बत की वजह से इतना सदमा हुआ कि वह जामबर ना हो सके, चंद दिन में खत्म हो गई। मैं और कमला जिंदगी के फजूल और खामोश दिन काटने लगी। कभी कभी अजीज हमसे मिलने आया करता। इसके आने से 2 घड़ी के लिए हमारे दिल बहल जाया करते, वरना फिर वही तन्हाई और अफसरदगी घेरे रखती। हम इस जिंदगी से बहुत बेजार थीं। हमारी जिंदगी एक नाकाम जिंदगी थी जिसके कामयाब होने की कोई उम्मीद न थी। हमारा मुस्तकबिल ऐसा तारीख था जिसमें उम्मीद की शुआ बाकी न थी। हमें एक ऐसा रोग लग गया था जिसका इलाज इस जिंदगी में नामुमकिन था। अरशद की मौत को 3 साल गुजर गए। बहार के बाद खजां और खजां के बाद बहार आती है, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली न आई। खजां का मौसम था, दरख्तों के पत्ते झड़ रहे थे, हर चीज बेरौनक और बेनूर हो रही थी। शाम करीब थी, आफताब आखिरी हिचकियां ले रहा था। कौवे गोल दर गोल उड़ते और अपनी खोखली आवाज में काएं काएं करते जंगल में बसेरा लेने जा रहे थे। मवेशी और इनके चरवाहे थके मांदे सुस्त रफ्तारी से घर वापस आ रहे थे। गांव के हर एक घर से धुएं के बादल उठ रहे थे। हर तरफ उदासी और अफसुर्दगी मुसल्लत थी। इतने में अजीज आ गया और हम दोनों फसील की माहताबियों पर टहल कर वक्त गुजारने लगे। जब आफताब गुरूब हो गया और हवा में कुछ खुनकी पैदा होने लगी तो मैं नीचे उतरने के लिए मुड़ी, मगर अजीज कहने लगा, अब तो भाईजान का कमरा करीब है, चलो उनसे भी मिलने आज, उनको देखे बहुत दिन हो गए। चुनाचे हम बाला खाने पर चढ़ गए। नजदीक पहुंचे तो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज सुनाई दी। अजीज ने कहा, भाईजान तो किसी से बातें कर रहे हैं। मैंने हैरत से कहा, भाईजान के पास बाला खाने पर कौन आ सकता है, आओ देखें तो सही। अजीज ने कहा, इस तरह अंदर जाना मुनासिब नहीं, चलो उस सामने वाली बगली साहदरी में चलकर झरोके से देखें। हम दोनों साहदरी में घुस गए। यह साहदरी बहुत तवील और तारीक थी। दोपहर भी शाम काफी तारीख हो चुकी थी, मगर साहदरी में बिल्कुल अंधेरा था। कमला खिड़की की कांच पर बैठी थी। उसका गुलाबी रंग नीला हो रहा था और होंठ बिल्कुल सफेद और खुश्क, जिन पर वह बार बार जुबान फेर रही थी। भाईजान इसके करीब झुके हुए खड़े थे। इनके पुश्त हमारी तरफ थी और कमला के हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज की तरफ गौर से देख रहे थे। अभी हम लोग बमुश्किल चंद सेकंड ठहरे थे कि आसमान पर शहाब साकिब टूटा। उसकी महीब रोशनी में हमने साहदरी के अंदर एक ऐसा खौफनाक सीन देखा कि हमारे कलेजे थक से रह गए। शिद्दत खौफ से मेरे हवास पर जाना रहे और मुझे गश आ गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी थी और अजीज सहमा हुआ मेरे करीब एक कुर्सी पर बैठा था। मैंने होश में आते ही कहा, अजीज, खुदा के लिए जाकर भाईजान को बुला लो, उनकी जिंदगी खतरे में है। अजीज ने मेरा आखिरी फिक्र ना सुना और जल्दी से बाहर निकल गया। मैं भाईजान को देखने के लिए बहुत बेताब थी, इसलिए बेचैनी से उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। खुदा खुदा करके अजीज वापस आया। भाईजान भी उसके साथ थे। क्यों जरीना, क्या तकलीफ है? उन्होंने आते ही कहा। भाईजान, मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी सख्त खतरे में है। आप जिस वक्त कमला से बातें कर रहे थे, मैं और अजीज आपसे मिलने के लिए बाला खाने की तरफ गए। अंदर से बातों की आवाज सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हम दोनों ये मालूम करने की गर्ज से कि आप किससे बातें कर रहे हैं साहदरी में घुस गए। यकायक शहाब साकिब टूटा और इसकी सुर्ख रोशनी में मैंने देखा कि एक ग्रांडील और कवि हैकल शख्स जो ज़िरा बख्तर पहने था सहदरी के आखिरी झरोके के करीब खड़ा आपकी बातें सुन रहा था। मैं इतनी खौफजदा हुई कि मुझे गश आ गया। अगर अजीज साथ ना होता तो खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। भाईजान ने कहा, जरीना, कुछ फिक्र न करो, वह मरदूद जल्दी अपने कैफरे किरदार को पहुंचने वाला है। अगर उस वक्त मुझे उसकी मौजूदगी का पता लग जाता तो मैं उसी वक्त उसे सजा देता। मैंने कहा, तो क्या आप जानते हैं वो कौन शख्स है? भाईजान ने कहा, वक्त आने पर तुम खुद उसे देख लोगी, फिलहाल मैं उससे रूशनास नहीं हूं। मैंने कहा, भाईजान, कमला बाला खाने पर आपके पास गई थी और उसके हाथ में क्या चीज थी? भाईजान ने कहा, वो एक खास वजह से गई थी और उस चीज के बारे में भी थोड़े दिनों तक बता दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मुझे कमला से मोहब्बत है और वो भी मुझे चाहती है और मेरी जोजियत में आने पर रजामंद है। इसके बाद मैंने भाईजान से इल्तिजा की कि वो बाला खाने को छोड़कर यहीं आ जाए। चुनाचे उन्होंने मेरी बात पर अमल किया और मेरे साथ वाले कमरे में उठाई। सुबह कमला मेरे पास आई तो मैंने उससे भी इस चीज की बाबत दरियाफ्त किया जो रात को उसके हाथ में थी, मगर उसने कोई जवाब ना दिया और कुछ ख्याल करके कांपने लगी। अलबत्ता उसने इतना कहा कि मुझे तुम्हारे भाईजान से मोहब्बत है और उन्हें भी मेरे साथ उसी कदर उनस है।
मैं उनसे कभी शादी का वादा ना करती, मगर वो यकीन दिलाते हैं कि उन्हें उससे किसी किस्म का खतरा नहीं। अगरचे भाईजान भी अपने को महफूज बताते थे, ताहम मैंने कई दफ़ा उन्हें इस शादी से रोका, मगर सुनवाई ना हुई। इस वाक़े के 10वें दिन दोपहर को कमला का निकाह भाईजान से बिल्कुल सादा तरीके पर हो गया। कमला अरूसी लिबास में एक शानदार पैकरे नौरानी मालूम होती थी। भाईजान आज बहुत खुश थे, मगर हम सब गमगीन हो रहे थे। खालाजान आंखें पुरनम किए मुसल्ले पर आजरदा बैठी हुई थी। मैं भी तस्वीरें यास बनी अपने कमरे में पड़ी थी और पास अजीज उदासी से मुंह लटकाए बैठा था। जूं जूं शाम हो रही थी, मेरे दिल में खौफ पैदा हो रहा था। आज रात चचा जान और अजीज भी यहीं रहे। मैंने अजीज से सलाह की कि रात को जाकर भाई की हिफाजत करनी चाहिए। हम दोनों उस दरवाजे के करीब, जो मेरे और भाईजान के कमरे के दरमियान खुलता था, कुर्सियों पर बैठ गए और टॉर्च अपने पास रख लिए, ताकि अगर कोई लैंप गुल कर दे तो रोशनी बाहम पहुंचा सकें। खजां की रातें अमूमन परेशान कुन होती हैं, लेकिन आज तो रात खासकर डरावनी और तारीख थी, जिसको उल्लू की भयानक चीखें और भी खौफनाक बना रही थी। बाहर आवारा कुत्ते दर्दनाक आवाज में रो रहे थे और पत्तों की सरसराहट झींगर की मनहूस आवाज के साथ मिलकर निहायत हौलनाक समा पेश कर रही थी। 1 बजे के करीब यकायक कमला की चीख सुनाई दी और हम अंदर जा पहुंचे। वहां हमने ऐसा नजारा देखा जिसको अक्ल कभी तस्लीम नहीं कर सकती। भाईजान मसहरी पर पड़े थे और वह कवि हैकल बुत, जिसे मैं और कमला बचपन में अपना दुल्हा बनाकर गीत गाया करती थी, अपने आहनी पंजे से उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों जल्दी से मौका पर पहुंच गए और चचा जान भी, जो हमारी तरह जाग रहे थे, फौरन आ पहुंचे। हमारे आते ही बुत बेहिस्सो हरकत होकर मसहरी पर गिर पड़ा और हम सब ने मिलकर भाईजान को इस बुत के नीचे से निकाला। हर कोई इस अजीबोगरीब इंकिशाफ से शशदर था और उस बुत को खौफो हकारत से देख रहा था। आखिर भाईजान ने मोहरे सुकूत तोड़ते हुए कहा, चचा जान, अगर आप लोग तकलीफ करें तो मैं इस मरदूद को हमेशा के लिए दुनिया से नाबूद कर दूं। चचा जान ने पूछा, वो क्यों कर? भाईजान के कहने पर हम लोग उसे घसीटते हुए पुराने कुएं तक ले आए और उसे उसमें फेंक दिया। भाईजान ने तांबे की एक मोटी चादर, जो बाला खाने पर दीवार के साथ रखी हुई थी, मुलाजमों से मंगवाई। इस तमाम चादर पर गैर मारूफ जुबान में कोई इबारत कंदा थी। इसी से कुएं का मुंह ढांप दिया गया और इस पर सिलें चुन दी गईं, जो करीब की एक कोठरी में पड़ी थी। इस कार्रवाई के बाद हम सब वापस लौट आए। भाईजान वापस आते ही कहने लगे, इस कुएं की जगह कभी एक खूबसूरत चबूतरा था। जब मैं बच्चा था तो दोपहर के वक्त अपना बस्ता लेकर अक्सर इस चबूतरे पर आ बैठता और अपना सबक याद किया करता। उस वक्त चबूतरे पर सिलों का फर्श था। कई सिलों पर कुछ खुदा हुआ था। पंडित जी ने मुझे बताया कि वो संस्कृत के कुछ अल्फाज हैं। इंट्रेंस पास करने के बाद जब मैं अलीगढ़ गया तो मेरी दोस्ती एक जर्मन प्रोफेसर से हो गई, जो मुर्दा जुबानों का माहिर था। उसकी हम मजलिसी में मैं इस फन का माहिर हो गया। मैं 2 साल उसके जेर तालीम रहा। इसके बाद वो जर्मनी चला गया, मगर इस अरसा में मैंने इस फन में काफ़ी महारत हासिल कर ली। जब मैं फारिगुल तहसील होकर घर आया तो मैंने चबूतरे की सिलों वाली इबारत पढ़ने की कोशिश की। ये मुख्तलिफ राजाओं के अहद की तहरीरें थीं, जिनका ये मतलब था कि इस कुएं में वबा बंद है। कुछ सिलों पर बहुत पुराने ज़माने की तहरीरें थीं, इसलिए मैं वो ना पढ़ सका। लेकिन तर्ज तहरीर से मैंने क्यास लगाया कि इन सिलों पर भी किसी वक्त के बादशाहों ने कुएं की मुमानियत के मुतल्लिक कुछ लिखवाया होगा। इंसान की फितरत है कि जिस काम से उसे रोका जाए, उस काम की बेहद ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो जाती है। यही हाल मेरा भी था। आखिर मैं अपनी तबीयत के जोश को रोक ना सका और सिलें उखड़वा डाली। सिलों के नीचे किसी मसाले के प्लस्तर की एक बहुत मोटी तह थी, जो बहुत मुश्किल से उखाड़ी गई। इस तह खाने के नीचे यही तांबे की मोटी चादर थी, जो अब कुएं के मुंह पर रखी गई थी। मैं इस चादर का एक हरफ भी ना पढ़ सका, इसलिए मैंने वो चादर ऊपर बाला खाने की दीवार के साथ रखवा दी। कुआं खुल गया, मगर मुझे इत्मीनान न हुआ। मैं तमाम रात सोचता रहा कि यह कुआं क्यों बंद किया गया था और क्यों इसके खोलने की मुमानियत की गई थी। दूसरे दिन मैंने अपने एक बूढ़े मुलाजिम को कुएं में उतारा तो उसने बताया कि कुएं में पानी के अंदर 1 गज की गहराई पर तांबे का जाल पड़ा है, जिसमें बहुत से बर्तन और दूसरी चीजें मौजूद हैं। मेरे कहने पर उसने एक बर्तन, जो गागर की किस्म का था, बाहर निकाला। यह बर्तन देर तक नमनाक मिट्टी में पड़ा रहने से स्याह हो रहा था। रगड़ कर देखने से मालूम हुआ कि वो सोने का है। मैंने शक दूर करने के लिए रेती से उसे काटा और दूसरे दिन झंग ले जाकर सुनार को दिखाया। उसने भी इसे सोने का ही बताया। इंतहाई सोच विचार के बाद मैंने एक कठाली खरीदी और रात के वक्त अपने कमरे में उस बर्तन को गलाकर ईंटों की शक्ल में तब्दील कर लिया। इसके बाद मैं दूसरे तीसरे दिन उस बूढ़े मुलाजिम के जरिए एक बर्तन निकलवाता और रात को पिघलाकर ईंटें बना लेता। इसी खुफिया तरीका से मैंने कुछ अरसा में वो बर्तन ठिकाने लगा दिए। बाकी सामान बहुत वजनी लोहे वगैरह का था, जो अकेले आदमी से निकलना मुहाल था, इसलिए अब यह मामला पोशीदा न रह सकता था।
चुनाचे मैंने अपने कीमती खजाने की खैर मनाते हुए कुएं का बाकी मानदा सामान पंडित जी की तहवील में दे दिया। वह मजदूरों के साथ खुद कुएं में उतरे और सामान की फहरिस्त बनाकर मुझे दिखलाई। गो मुझे याद नहीं कि वो क्या क्या चीजें थीं, मगर इतना जरूर मालूम है कि वो चीजें मेरे मसरफ की ना थीं। इसलिए मैंने पंडित जी से कहा कि वो चीजें लाहौर के अजायब घर में भेज दी जाएं। सो वो चीजें पंडित जी ने निकलवाईं और अजायब घर में भेज दी। मैं उस वक्त मौजूद ना था। पंडित जी चूंकि पुराने ख्याल के आदमी थे, उन्होंने इस बुत को किसी देवता की मूर्ति समझकर अपने ठाकुर दरबारे में रख लिया होगा। बहरहाल मुझे इस बुत के मुतल्लिक कुछ मालूम ना था। चादर की इबारत पढ़ने का मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैं हर वक्त उसी में महव रहने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं गोशा नशीन मशहूर हो गया। कमला से मुझे बचपन से मोहब्बत थी, मगर मजहब के तजाद से इजहार न कर सका। कमला की शादी के मौका पर मुझे बहुत रंज हुआ, ताहम मैंने हौसला न हारा और शादी में सरगर्मी से हिस्सा लेता रहा। शादी से एक रात पहले जो पर्चा कमला को मिला था, उसके हरूफ चादर के हरूफ से बिल्कुल मिलते जुलते थे, अगरचे मैं उसे भी पढ़ ना सका। लेकिन वो पर्चा मैंने पंडित जी से लेकर रख लिया और बाद अज़ां जब जरीना को वैसे ही पर्चा मिला तो मैंने उसकी शादी मुलतवी कर दी और बावजूद इंतहाई हिफाजत और राजदारी के भी अरशद की मौत वाक़ई हो गई। इस वारदात से मुझे यकीन हो गया कि तांबे की चादर के सिवा किसी शय से कातिल का सुराग दस्तयाब नहीं हो सकता। चुनाचे मैं इस इबारत को पढ़ने की सरतोड़ कोशिश करने लगा और 3 साल की लगातार मेहनत के बाद कामयाब हो गया। इस तहरीर से मालूम हुआ कि कई हजार साल पहले यहाँ एक राक्षस बरलास नामी रहता था, जो बड़ा जालिम था। लूटमार के अलावा हसीन औरतों पर भी हाथ साफ किया करता। यहाँ से 5 मील के फासले पर कनौला शहर आबाद था। कनौला राजा दीपक की राजधानी थी। राजा दीपक बड़ा धर्मात्मा था। राय की तकलीफ दूर करने के लिए उसने कई दफा इस राक्षस पर फौज कशी की, मगर उसे जेर न कर सका। कनौला के कुर्बा जवार में एक निहायत हसीन औरत रहा करती थी। ये औरत शिव जी की पुजारन थी। बेल्लास अपनी ताकत के घुमंड में उस पर भी दस्त दराजियां करने लगा और पुजारन ने उसकी चीरा दस्तियों से तंग आकर शिव जी से अमान चाही। चुनाचे शिव जी की फटकार से उस राक्षस की सूरत मस्क हो गई और उसका घर कुआं बन गया, जिसमें वो मां अपने खजाने के कैद कर दिया गया। इस कुएं का मुंह तांबे की चादर से ढांपकर शिव जी ने इस पर उन वाकयात के अलावा एक मंत्र भी लिख दिया ताकि राक्षस किसी सूरत बाहर न निकल सके। इस चादर में वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि इस कुएं का खोलना खिलाफ मसलियत है, लेकिन अगर कोई सोने के लालच से इसे खोल भी ले तो उसे चाहिए कि वह इस राक्षस को हरगिज न निकाले और सोना लेकर कुएं को पहले की तरह बंद कर दे। अब इस इबारत की मदद से मैंने वो पर्चे भी पढ़ लिए जो शादी से पहले कमला और जरीना को मिले थे। इन पर्चों का मजमून वाहिद था, जिसका मतलब था कि तुम बचपन में मुझे अपना शौहर तस्लीम कर चुकी हो, अब किसी दूसरे की नहीं हो सकती। इस इबारत से मुझ पर अयां हो गया कि यह बेल्लासी की तबाहकारियां हैं जो दीगर सामान के साथ कुएं से निकाला जा चुका है। अब मेरे लिए मुअम्मा हल तलब था कि बेल्लास कहाँ है और किस शक्लो सूरत में है। पंडित जी ने कुएं के सामान की जो फहरिस्त मुझे दी थी ज़ाया हो चुकी थी। वो खुद भी जिंदा ना था कि इनसे सुराग मिलता। आखिरकार मैंने सिलसिला में लाहौर का सफ़र किया और अपनी दी हुई चीज़ें अजायब घर में जाकर देखीं, मगर उनमें कोई चीज़ ऐसी ना दिखाई दी जिस पर राक्षस का गुमान किया जा सकता। अब इसके सिवा चारा न था कि कमला को शादी पर रजामंद किया जाए और इस तरकीब से राक्षस को रकीब बनकर देखा जाए। एक दिन मैंने मौका पाकर कमला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। चूंकि वो भी मुझे चाहती थी, इसलिए उसने शादी का वादा कर लिया। इसके बाद मुझे अपनी जान की फिक्र हुई, सो मैंने इस मंत्र को जो तांबे की चादर पर कंधा था कागज के टुकड़ों पर तावीज की तरह लिखकर एक एक तावीज बाला खाने के सब दरवाजों पर लगा दिया और एक अपने गले में बांध लिया। जिस शाम जरीना और अजीज हमें झरोके से देख रहे थे, मैं जिस चीज का मुआयना कर रहा था वो राक्षस का एक और पर्चा था जो अब की मर्तबा कमला को मिला था। जब तक हम दोनों कमरे में खड़े रहे, राक्षस बाहर झरोके से हमें देखकर दांत पीसता रहा और अंदर ना आ सका, क्योंकि तमाम दरवाजों पर तावीज लगे हुए थे। इस शाम जरीना उसी राक्षस को देखकर बेहोश हो गई थी। आज की रात बेल्लास के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका गुरूर खाक में मिल रहा था। मैंने और सब दरवाजों पर वही तावीज लगा दिए थे, लेकिन सामने वाली दीवार में चोर दरवाजे का मुझे इल्म ना था। यह रास्ता उसके लिए खुला था। उसने इस चोर दरवाजे के जरिए अंदर आकर दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश की, मगर इस तावीज की बरकत से उसके हाथ वहीं शल हो गए और वह गिर पड़ा, जिसके बोझ से दबकर मैं नीम जान सा हो गया। बाकी सब हालात आपको मालूम है। दूसरे दिन 19 सिलों का चबूतरा मेमार से बदस्तूर बनवा दिया गया और एक सिल पर भाईजान ने उर्दू में इस कुएं को खोलने की ममानियत कंदा कर दी। इस असना में मुझे अजीज से काफी उन्स हो गया था। चुनाचे मेरी शादी उससे हो गई और हमने इस पुरानी हवेली को खैरबाद कह दिया। अब भी अगर कोई सैयाह मौजा मुराद यानी की तरफ जा निकले तो वो इस चबूतरे को जिसके नीचे राक्षस दफन है मौजूद पाएगा, लेकिन मैं उसे तंबीह करती हूँ कि वो हरगिज हरगिज इस चबूतरे को खुदवाने का कसद न करे,
वरना गिरफ्तारी बला हो जाएगा।